बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानी गई आय डीम्ड इनकम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में आयकर का ढांचा इस प्रकार का है कि आय बढ़ने के साथ साथ कर दायित्व भी बढ़ता जाता है, यानी यहाँ पर बढ़ती हुई दर से कर लगता है, जिसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। कर की इस विशेषता के कारण व्यक्ति या तो कमाना बंद कर देता है या करदाता अपनी आय को पारिवारिक सदस्यों या अन्य किन्हीं व्यक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि जिससे संपूर्ण आय पर कर का भार कम हो जाए, यानी आय को वह बांट देता है। तो आयकर अधिनियम में धारा 60 से 65 के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें करदाता को स्वयं की वास्तविक आय के अलावा ऐसी अन्य आय पर भी कर देना होता है जो दूसरों के नाम सुव्यवस्थित की गई है या कानूनी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त की है। इन प्रावधानों के अंतर्गत आय को प्राप्तकर्ता की आय में सम्मिलित न करके हस्तांतरणकर्ता या करदाता की आय में सम्मिलित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी आयों को हस्तांतरणकर्ता की आय मान ली जाती है और अतः इसे हस्तांतरणकर्ता की मानी गई आय कहा जाता है। ऐसी आयें निम्नलिखित हैं। जो धारा 64 के अंतर्गत जो मानी गई आय है, उसमें पहला जो बिंदु आता है कि संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति से होने वाली आय का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर देता है, लेकिन उस संपत्ति के स्वामित्व का अगर हस्तांतरण नहीं करता है, तो इस प्रकार की आय हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित की जाती है। यानी संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना उसकी आय को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर देना, यह धारा 60 के अंतर्गत इसी पॉइंट्स के अंतर्गत आता है, बिंदु के अंतर्गत आता है। दूसरा है संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण, परंतु ऐसा हस्तांतरण 1 अप्रैल 1961 से पहले 6 वर्षों से अधिक अवधि पश्चात खंडनीय हस्तांतरण न हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी किसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को खंडनीय हस्तांतरण किया हो, तो ऐसी संपत्ति से उस अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी। खंडनीय हस्तांतरण से जो क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो खंडनीय हस्तांतरण से आशय ऐसे हस्तांतरण से है जिसमें कोई ऐसी व्यवस्था जिसके कारण हस्तांतरणकर्ता संपत्ति की समस्त आय या कुछ आय को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पुनः हस्तांतरित कर सकता है, या हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें हस्तांतरणकर्ता उस संपत्ति या उसके कुछ भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वापस प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे हस्तांतरण को खंडनीय हस्तांतरण कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं कि ये कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं कि यदि संपत्ति का हस्तांतरण किसी ऐसे ट्रस्ट में किया गया है जो लाभ प्राप्तकर्ता के अथवा संपत्ति प्राप्त करने वाले ट्रांसफरी के जीवन काल में खंडनीय न हो, तो ऐसी संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। और यदि जैसा बताया पहले भी कि हस्तांतरण 1 अप्रैल 1961 से पहले किया गया हो तथा यह 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए
खंडनीय नहीं हो तो ऐसे हस्तांतरण से होने वाली आय भी हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। ये अपवाद हैं कि जहां पर खंडनीय हस्तांतरण है लेकिन उनकी आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है जीवन साथी की आय। जीवन साथी से तात्पर्य पुरुष करदाता के लिए उसकी पत्नी और स्त्री करदाता के लिए उसके पति से है। यानी एक जीवन साथी किसी संस्था में सार्वजनिक हित रखता है। सार्वजनिक हित का मतलब अर्थात उसके रिश्तेदारों व स्वयं के पास कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश उसके पास हों और दूसरे जीवन साथी को उस संस्था से पारस्परिक मिलता है तो वह वेतन या पारस्परिक उस जीवन साथी की आय मानी जाएगी जो सार्वजनिक हित रखता है। और यदि दोनों सार्वजनिक हित रखते हैं तो किसी एक को पारस्परिक मिलता है तो पारस्परिक उस जीवन साथी की आय में जुड़ेगा जिसकी आय अन्य आय अधिक हो, किंतु यदि पारस्परिक तकनीकी या पेशेवर योग्यता के कारण उस जीवन साथी को मिलता है तो वह उसी की आय होगी, सार्वजनिक हित रखने वाले जीवन साथी की नहीं। एक और पॉइंट है कि एक जीवन साथी दूसरे को बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के कोई संपत्ति हस्तांतरित करता है तो हस्तांतरणकर्ता की आय में हस्तांतरणकर्ता की आय में जोड़ी जाएगी, बशर्ते कि संपत्ति हस्तांतरण के दिन तथा कर निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन दोनों में पति पत्नी का संबंध हो। अगर तलाक हो जाता है, तलाक अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति का हस्तांतरण होने पर आय हस्तांतरित की ही मानी जाएगी, हस्तांतरणकर्ता की नहीं। अगला जो पॉइंट है, पुत्र वधू को 1 जून 1973 के पश्चात हस्तांतरित संपत्ति से आय। यानी 1 जून 1973 के बाद बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के पुत्र वधू को हस्तांतरण कर दिया जाए तो हस्तांतरित संपत्ति की आय हस्तांतरित की न होकर हस्तांतरणकर्ता की होगी। अगला जो पॉइंट है, अवयस्क बच्चों की आय माता पिता में से जिसकी आय अधिक हो उसकी मानेंगे, परंतु स्थायी विकलांगता से पीड़ित अवयस्क बच्चे तथा अवयस्क विवाहित पुत्री पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी यदि किसी अवयस्क बच्चे को प्राप्त हुई आय को उसके माता पिता की आय में सम्मिलित किया जाता है, अवयस्क बच्चे की आय उसके माता अथवा पिता में से जिसकी कुल आय अवयस्क बच्चे की आय को छोड़ करके अधिक होगी उसी की आय में सम्मिलित की जाएगी। लेकिन जहां माता पिता के मध्य विच्छेद अथवा तलाक हो गया हो तो उस दशा में अवयस्क बच्चे की आय उस पालनकर्ता माता या पिता में से अथवा पिता में से की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं जिसमें एक दो हम पहले बता चुका हूँ कि यदि अवयस्क बच्चा पूर्णतः अंधा है या पागल है या स्थायी विकलांगता से पीड़ित है तो वह इस पर धारा 64(1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी वह आय अवयस्क बच्चे की आय ही मानी जाएगी। यदि अवयस्क बच्चे द्वारा विशिष्ट ज्ञान अनुभव और चातुर्य या प्रतिभा का उपयोग करके आय अर्जित की गई है तो वह आय अवयस्क बच्चे की आय होगी, माता पिता की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यदि अवयस्क बच्चे द्वारा शारीरिक कार्य करके आय अर्जित की गई है तो भी वह अवयस्क बच्चे की आय ही मानी जाएगी। और यदि वह आय अवयस्क विवाहित पुत्री है, विवाहित पुत्री अगर अवयस्क है तो भी वह आय उसी की ही मानी जाएगी। अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में कर मुक्ति है कि जब किसी करदाता की आय डीम्ड इनकम मानते हुए
उसकी आय को करदाता की आय में अगर जोड़ा जाता है तो प्रत्येक अवयस्क बच्चे की आय के लिए 1500 रुपये या उस बच्चे की करदाता की आय में जोड़ी गई आय की राशि, इन दोनों में से जो भी कम हो, की कर मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अवयस्क बच्चों में अवयस्क बच्चे के अंतर्गत गोद लिया हुआ बच्चा, अडॉप्टेड चाइल्ड, तथा सोतेला बच्चा, स्ट्रैप चाइल्ड भी सम्मिलित होता, लेकिन अवैध बच्चा, इलीगल चाइल्ड जो है, सम्मिलित नहीं होता। सामान्यतः एक और स्पष्टीकरण है कि अवयस्क बच्चे की आय एक बार माता अथवा पिता जिसकी भी आय में सम्मिलित कर ली जाती है, भावी वर्षों में भी उसी माता अथवा पिता की आय में सम्मिलित की जाएगी। यदि ऐसा परिवर्तन आयकर अधिकारी की राय में उचित हो तो आयकर अधिकारी इसमें परिवर्तन स्वीकार कर सकता है। और यदि माता पिता में के मध्य विवाह विच्छेद हो गया हो, तलाक हो गया हो, तो अवयस्क बच्चे की आय उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसके साथ बच्चा सामान्यतः रहता है। और जिस गत वर्ष में बच्चा वयस्क हो जाता है, उस गत वर्ष की संपूर्ण आय बच्चे की आय ही मानी जाएगी। और बच्चे शब्द में पुत्र पुत्रियां सम्मिलित होते हैं, पोते पोतियां, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी आदि सम्मिलित नहीं होते हैं। एक और पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को जीवन साथी के लाभ के लिए संपत्ति का हस्तांतरण किया हो अथवा 1 जून 73 के बाद पुत्र वधू के लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को संपत्ति का हस्तांतरण किया गया हो, यदि किसी करदाता द्वारा बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संपत्ति का हस्तांतरण अपने जीवन साथी के तत्काल या स्थगित लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को किया जाता है, तो इस स्थिति में हस्तांतरण की गई संपत्ति से उत्पन्न आय हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में उक्त लाभ की सीमा तक सम्मिलित की जाएगी। और यदि किसी करदाता द्वारा बिना पर्याप्त मौद्रिक प्रतिफल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी संपत्ति का हस्तांतरण 1 जून 1973 अथवा इस तिथि के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को अपनी पुत्र वधू के तत्काल या भावी लाभ के लिए किया गया है, तो ऐसी हस्तांतरित संपत्ति से उत्पन्न हुई आय को हस्तांतरणकर्ता की कुल आय में उपयुक्त लाभ की सीमा तक सम्मिलित किया जाएगा। मानी गई आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम और हैं कि अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में सम्मिलित किए जाने संबंधी व्यवस्थाएं ऋणात्मक आय यानी हानि पर भी लागू होती है। अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में सम्मिलित किए जाते समय किसी आय का शीर्षक वही होगा जो उसकी आय करदाता की स्वयं की होने पर होता है। यानी जैसे हस्तांतरित मकान संपत्ति की आय मकान संपत्ति की आय और हस्तांतरित प्रतिभूतियों की आय है तो अन्य साधनों की आय में सम्मिलित की जाएगी। यदि ऐसे आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है, टीडीएस काटा गया है, तो उसे सकल बना करके सम्मिलित किया जाएगा और करदाता के कर निर्धारण के समय उद्गम स्थान पर काटे गए कर का लाभ करदाता को ही प्राप्त होगा। उसके द्वारा देय सकल कर में से इसे घटा दिया जाएगा। ऐसी आय के संबंध में यदि आयकर अधिनियम के अध्याय 6A में वर्णित सकल कुल आय में से दी जाने वाली धारा 80C से 80U तक की विभिन्न कटौतियों में से कोई कटौती दी जा सकती है, तो उस कटौती का लाभ करदाता को ही प्राप्त होगा या वह करेगा। अन्य व्यक्तियों की हस्तांतरित संपत्ति की आय को विनियोजन से प्राप्त आय होती है, तो ऐसी आय के विनियोजन से प्राप्त आय को अन्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया जाएगा। करदाता की आय में केवल मूल संपत्ति से हुई आय को ही सम्मिलित किया जाएगा। अन्य मानी गई आय अदर डीम्ड इनकम में अस्पष्ट नगद साख, अस्पष्ट विनियोग, अस्पष्ट धन, पूर्ण रूप से नहीं दिखाए गए विनियोग, न स्पष्ट किया गया व्यय, हुंडी पर लिए गए ऋण
अथवा भुगतान ये सभी अन्य मानी गई आय मानी जाएगी। और यानी ये व्यवहार ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आय की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन कर अपवंचन को रोकने के लिए ऐसे व्यवहारों को आय मानकर कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये सारी आय जो है वो अन्य है। संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों से 30 सितंबर 2009 के पश्चात बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त नगद राशि, अचल संपत्ति या चल संपत्ति से प्राप्त हुई आय, तो ऐसी राशि अथवा उपहार प्राप्तकर्ता के लिए धारा 56(2) के अंतर्गत कर योग्य है। और तो ये जो इनकम हमने मानी गई आय में सम्मिलित की जाती है, आशा है आपके समझ में कुछ आया होगा। ये जो स्क्रीन पे आपके कुछ नियम दे रखे हैं, संक्षिप्त रूप में कुछ दिखा रखे हैं, उनको आप पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।